Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chafla. I welcome all of you on this YouTube channel. So today in this video, we are going to complete the topic that is Interface Python with MySQL in one shot. जी हाँ, इस एक वीडियो में हम कवर अप करेंगे कंप्लीट कि जो आपका कनेक्टर है Python MySQL उसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं प्लस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, ये सारा चैप्टर हम आज की इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। बस जरूरत है तो सिर्फ आपकी दैट इज इस वीडियो के एंड तक बने रहने की। सो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शेयर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो हिट दैट लाइक बटन एंड आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है यानी कि जो हमारा चैप्टर है उसका नेम है इंटरफेस पाइथन विद MySQL। ठीक है, अब देखो पाइथन आप लोगों ने पढ़ लिया, मींस इंट्रोडक्शन तो पता ही है, MySQL भी आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, अब बारी आती है कि मैं इन दोनों का इंटरफेस में एक तरीके से कनेक्टिविटी कर ही क्यों रही हूँ, बिकॉज पाइथन एक अलग चीज है, अलग सॉफ्टवेयर है, MySQL मेरा कंप्लीटली एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सो मैं इसकी कनेक्टिविटी ही क्यों कर रही हूँ कि हमने पाइथन पढ़ा, MySQL पढ़ा, अब हम दोनों को आपस में कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात कि जब भी हमको रियल लाइफ एप्लीकेशन बनाते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन में डे टू डे यूज होने वाले सॉफ्टवेयर, तो वहां पर क्या होता है कि कई बार मुझे अपना डेटा बैकएंड पर स्टोर कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने रेलवे टिकट बुकिंग का एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो सॉफ्टवेयर तो पाइथन में बन रहा है, बट जो पर्सन टिकट को बुक कर रहे हैं उनका जो सारा का सारा डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में, वो मुझे किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर कराना है। सो यहाँ पर हमारा MySQL जो डेटाबेस है वो एज अ बैकएंड वर्क करता है। ये चैप्टर आप लोगों का प्रोजेक्ट के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। सो वहां पर इवन कई बार वाइवा में भी पूछ लेते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड सॉफ्टवेयर आपने अपने प्रोजेक्ट में कौन से यूज किए। सो फ्रंट एंड में हम लोग पाइथन यूज कर रहे हैं और बैक एंड में हमारा जो डेटाबेस है वो सारा का सारा कहाँ पर स्टोर हो रहा है, MySQL में। सो मेरे पास पाइथन में मैं कोडिंग लिखूंगी, सोर्स कोड, MySQL में अपना डेटा स्टोर कराऊंगी। सो जब मुझे पाइथन से MySQL का डेटा रिट्रीव करना होगा वहां पर मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। MySQL सेपरेट वो कमांड से एग्जीक्यूट हो जाती है, बट व्हाट आई विल डू इन दिस चैप्टर कि पाइथन के थ्रू MySQL की कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे या फिर पाइथन के सोर्स कोड के थ्रू MySQL की जो टेबल स्टोर है उस पर हम लोग क्वेरीज अप्लाई करेंगे, राइट। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है। अब बारी आती है कि अब इसको कनेक्ट कैसे करें। ठीक है, सो कनेक्ट करने के लिए काफी सारे मेथड्स हैं। राइट द फॉलोइंग कमांड, सबसे सिंपल जो है दैट इज पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर पाइथन। ठीक है, मेरे में वैसे ये इंस्टॉल है बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो पहले मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी ये वीडियो देख रहे हो तो भी आपको कोई दिक्कत ना आए। अभी ये कमांड आपने नहीं लिखनी है, आई एम जस्ट अनइंस्टॉलिंग दैट। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप अपना MySQL कनेक्टर पाइथन को अनइंस्टॉल करोगे यानी कि इंस्टॉल करोगे, सो वहां पर आप लोगों का इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने चेक करना है कि इंस्टॉल है या नहीं है, आइडियली ओपन करोगे और यहाँ पर लिखना import MySQL डॉट कनेक्टर। ठीक है, व्हाट यू विल राइट, import MySQL डॉट कनेक्टर। सो यहाँ पर आपको एक एरर दिखेगा, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, दैट इज नो मॉड्यूल नेम्ड MySQL। ठीक है, दैट मीन्स आपका MySQL कनेक्टर इसमें इंस्टॉल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर, cmd। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो पाथ आ रहा है दैट इज C ड्राइव यूजर स्वाति चावला। एक चीज होती है, अगर आपने पाइथन हमारी वीडियोस को देख के ही इंस्टॉल किया है तो मैंने आपको बताया था इंस्टॉलेशन के टाइम पर ना स्टार्टिंग में डायलॉग बॉक्स आता है कि ऐड पाइथन का वर्जन होता है 2 पाथ, राइट। सो अगर आपने वो पाथ वहां पर टिक कर रखा था उसको, तो आपको सिर्फ यहीं पर डायरेक्ट कमांड लिखनी है, पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर एंड देन पाइथन, राइट। क्या लिखोगे, पिप इंस्टॉल MySQL डैश कनेक्टर डैश पाइथन, और सिंपली एंटर प्रेस कर देना है।
ठीक है। सो यहाँ पर देखो कुछ डाउनलोड हो रहा है, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप लोगों का जो है ये MySQL कनेक्टर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से IDLE पर आएंगे। अब यहाँ पर लिखना import MySQL डॉट कनेक्टर। सो अगर अब ये सक्सेसफुली कनेक्ट मीन्स इंस्टॉल हो चुका है तो यहाँ पर आपका कोई भी एरर नहीं आएगा, राइट। इन केस अगर आप यहाँ पर ये चीज लिखते हो इसी पाथ के बाद मीन्स C ड्राइव यूजर्स और यहाँ पर आपके जो सिस्टम का नेम होगा इस पाथ पर अगर आप अपनी ये वाली कमांड लिखते हो दैट इज pip install MySQL connector python और आपको यहाँ पर एक एरर दिखता है कि pip is not recognized as an internal or external command, राइट। अगर आपको यहाँ पर एक एरर दिखता है आफ्टर दिस स्टेटमेंट और अगर आप वो स्टेटमेंट कहाँ लिख रहे हो इस पाथ के बाद और आपको एरर दिखता है कि pip is not recognized as an internal or external command, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका पाथ सेट नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से पाथ लेंगे किसका, स्क्रिप्ट्स फोल्डर का। जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो एक स्क्रिप्ट नेम का फोल्डर होता है, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, फाइल पर जाना, ओपन फाइल पर जाना, यहाँ पर आपको पाइथन यहाँ पर क्लिक करना, सिंपल लेफ्ट क्लिक, ठीक है। क्या करा मैंने, फाइल पर गए, ओपन पर गए, ये जो यहाँ पर आपको ये चीज दिख रही है हियर, यहाँ पर आपने जस्ट एक लेफ्ट क्लिक करना है, ये कंप्लीट पाथ आ गया। इसको यहाँ से कॉपी कर लोगे, या तो Ctrl+C शॉर्टकट की या राइट क्लिक करके मैंने इस पाथ को क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। सो जब आप कॉपी करोगे तो यहाँ बॉटम पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन करोगे और यहाँ पर उस पाथ को पेस्ट कर दोगे। मैंने Ctrl+V प्रेस किया, ठीक है। सो यहाँ पर जब आप पाथ को पेस्ट करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि मुझे एक स्क्रिप्ट्स नेम का फोल्डर दिख रहा है, राइट। ये स्क्रिप्ट फोल्डर पर गए, ठीक है। आप चाहो तो मैं वापस इसको अनइंस्टॉल कर देती हूँ एक बार। ठीक है, अगेन अब ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया, सक्सेसफुली अनइंस्टॉल, ठीक है। अब देखो जो स्क्रिप्ट्स नेम का फोल्डर है, यहाँ पर क्लिक करोगे, सिलेक्ट करके यहाँ से इस पाथ को कॉपी कर लोगे, ठीक है। सो जब आप इस पाथ को कॉपी करोगे और आपने यहाँ पर लिखना है cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, राइट। अब मुझे बेसिकली वो स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर तक का पाथ चाहिए यहाँ पर। सो cd लिख देना और उस पाथ को पेस्ट कर दो, राइट। cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी। तो यहाँ पर ये C ड्राइव यूजर स्वाति चावला ऐप डाटा स्क्रिप्ट्स नेम के फोल्डर तक का पाथ आ गया। अब यहाँ पर आप लिखो pip install MySQL dash connector dash python, राइट। क्या लिखोगे, सिंपली pip install MySQL connector python उस स्क्रिप्ट फोल्डर के पाथ पर जाके, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका आ गया सक्सेसफुली इंस्टॉल। सो दैट मीन्स हमारा जो पाइथन का ये जो MySQL कनेक्टर है ये इंस्टॉल हो चुका है। इन केस अगर आप PyCharm यूज कर रहे हैं, वहां पर आप देखो कैसे इंस्टॉल करना है। PyCharm ओपन करोगे, ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको ओपन होने में, बट हो जाएगा, डोंट वरी, राइट। सो अगर आप PyCharm यूज कर रहे हैं तो उसमें सपोज आपके पास एक न्यू प्रोजेक्ट है, हम न्यू प्रोजेक्ट पर गए, एक मैं यहाँ से पाइथन का प्रोजेक्ट बना लेती हूँ, पाइथन प्रोजेक्ट 3 ही लेट सपोज, इसको मैंने क्रिएट किया, न्यू विंडो में कर लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश का, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखती हूँ, ये सारा का सारा हम हटा देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा import MySQL डॉट कनेक्टर। अब यहाँ पर मैं गई और अगर आप चाहो तो सपोज यहाँ पर मैंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, और लेट सपोज अभी ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी बट मैं फिर भी लिख दे रही हूँ, लोकल होस्ट कोमा करके यूजर इक्वल्स टू रूट। अभी ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। पासवर्ड इक्वल्स टू 1 2 3 4 5।
अब देखो यहाँ पर मुझे पाइचार्म में एरर दिख रहा है, अगेन सेम मॉड्यूल नोट फाउंड एरर, नो मॉड्यूल नेम्ड MySQL, राइट। अब क्या करना है, आपने फाइल पर जाओगे, सेटिंग्स पर जाओगे। तो जब आप फाइल में सेटिंग्स पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन प्रोजेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप इस प्लस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर अपना लिखोगे MySQL कनेक्टर, MySQL डैश कनेक्टर, ये पाइथन वाला इंस्टॉल करना, MySQL कनेक्टर एंड देन डैश करके पाइथन, दिस वन, इसको इंस्टॉल पैकेज पर क्लिक कर देना, राइट। सो ये आपका जो MySQL कनेक्टर पाइथन का मॉड्यूल है, ये आपका इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर बॉटम पर देखो मैसेज आ गया, पैकेज MySQL कनेक्टर पाइथन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। इसको आप यहाँ से क्लोज कर दो और यहाँ पर भी आपको दिख गया जो इंस्टॉल है, इसको मैंने ओके कर दिया। अब इसको जब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँगी सो मुझे यहाँ पर, हाँ वो एरर मीन्स इंस्टॉलेशन वाला नहीं है, वो दूसरा है, आर्ग्यूमेंट 3 मस्ट बी str, ओके, इसको भी स्ट्रिंग में डाल दो। चलो, सो यहाँ पर मेरा जो है MySQL कनेक्टर कनेक्ट हो चुका है, राइट। सो बेसिकली मैंने आपको काफ़ी सारे मेथड्स बता दिए हैं कि आपको अपना जो MySQL कनेक्टर किस तरीके से इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। मैंने आपको आइडियली के थ्रू बताया, पाथ सेट हो तो बताया, पाथ सेट नहीं है तो बताया, और मैंने आपको पाइचार्म में भी बता दिया, ठीक है। चलिए, अब देखो मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं टू परफॉर्म फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगर मुझे क्या करना है, पाइथन और डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी है, तो सबसे पहला काम अपना क्या करोगे, MySQL कनेक्टर को इंपोर्ट कराओगे। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, ओपन अ कनेक्शन टू अ डेटाबेस। डेटाबेस मीन्स यहाँ पर जो आपका डेटाबेस है, दैट मीन्स किसकी बात हो रही है, MySQL की बात हो रही है, राइट। सो आपने क्या करना है, कनेक्शन क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ कनेक्ट फंक्शन, ठीक है। फिर एक कर्सर इंस्टेंस क्रिएट करोगे, फिर अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे, फिर रिजल्ट सेट से डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे और एंड में आप अपना एनवायरनमेंट को क्लीन कर दोगे, राइट। सो बेसिकली सबसे पहला काम हमने ये चीज़ कर दी, इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। अब मुझे क्या करना है, कनेक्ट फंक्शन को कॉल करना है। अब देखो यहाँ पर आपने MySQL डॉट कनेक्टर का एक अलायंस ले रखा है, अलायंस मीन्स अल्टरनेट नेम, कि जहाँ जहाँ मुझे MySQL डॉट कनेक्टर लिखना होगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट कंप्लीट स्ट्रिंग, मैं सिंपली अलायंस नेम यूज कर लूंगी, दैट इज SQLTOR। कुछ भी आप दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। सेकेंड स्टेप देखो मुझे क्या करना है, ओपन अ कनेक्शन टू MySQL डेटाबेस। उसके लिए मेरे पास कनेक्ट नेम से फंक्शन है, राइट। सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट फंक्शन को कॉल किया। होस्ट में मैंने लिखा जो आपके होस्ट का नेम होगा बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट, यूजर जो आपके यूजर का नेम होगा दैट इज रूट, पासवर्ड में आप लिखोगे जो आपके MySQL का पासवर्ड है वो यहाँ पर लिखेंगे, और डेटाबेस की आपको किस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है यहाँ पर हम लिख देते हैं। मैंने यहाँ पर ओपन किया, एक न्यू फाइल ओपन करी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमने लिख दिया इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। अब यहाँ पर आप चाहो तो कोई भी अपना जो है वो अलायंस का नेम लिख सकते हो या फिर ऐसे ब्लैंक छोड़ दो, राइट। फिर यहाँ पर एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, CON की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट फंक्शन को कॉल करोगे। सो होस्ट में मैंने लिख दिया लोकल होस्ट, ये बाय डिफॉल्ट आपका लोकल होस्ट होता है, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा यूजर इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट यूजर होता है रूट, और पासवर्ड में यहाँ पर आप अपना MySQL का पासवर्ड लिखोगे विच इज 12345 इन माई केस, एंड देन एट द एंड आप यहाँ पर अपने डेटाबेस का नेम लिखोगे जिससे आपको कनेक्टिविटी करनी है। सो मुझे कनेक्टिविटी करनी है, लेट सपोज क्लास 12th नेम से एक डेटाबेस बना हुआ है मेरे पास, लेट मी शो यू। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर अपना MySQL ओपन करा, और यहाँ पर हम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं जो मेरे MySQL का पासवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कमांड होती है शो डेटाबेसेस, कि मेरे को सारे डेटाबेसेस की लिस्ट मिल जाएगी। सो यहाँ पर क्लास 12 नेम से एक डेटाबेस है,
क्लास 12, ठीक है, तो मैंने उससे कनेक्ट किया। अब मेरे पास एक फंक्शन है इस कनेक्टेड करके कि मुझे चेक करना हो कि मेरा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। सो इफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप लोग इस कनेक्टेड फंक्शन को कॉल करोगे। अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो ये आपको मैसेज दिखा देगा कनेक्शन सक्सेसफुल। एल्स पार्ट में हमने लिख दिया प्रिंट में एरर व्हाइल कनेक्टिंग द डेटाबेस। अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सेव करते टाइम आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि आपने इसको MySQL नेम से सेव नहीं करना, बिकॉज आप लोग जल्दी में हमारा क्या होता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसी से सेव कर दिया। CSV फाइल बना रहे हो, CSV नेम से पाइथन की फाइल को सेव कर दिया। MySQL की कनेक्टिविटी कर रहे हो, MySQL से सेव कर दिया। बट कई बार क्या होता है कि जो आपके मॉड्यूल्स इनबिल्ट हैं उसके नेम से तो मुझे कभी भी अपनी फाइल का नेम नहीं रखना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कनेक्टिविटी नेम से इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कनेक्शन सक्सेसफुल। इन केस अगर आपको यहाँ पर कैरसेट का कोई एरर दिखता है, लेट मी सी कि वो आपका पाइचाम में आ रहा है एरर या नहीं आ रहा। सो यहाँ पर हम एक बार फटाफट से पाइचाम भी ओपन कर लेते हैं। वही सेम कोड जो मैंने भी अपना आइडियली में लिखा है वही मैं यहाँ पर लिख लूंगी। ओपन पर गए और पाइथन प्रोजेक्ट 3 था हमारा। इसको सेम मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, सो मेरे पास अगेन यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है, कनेक्शन सक्सेसफुल का एरर मींस मैसेज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इन केस अगर यहाँ पर आपका कुछ कैरसेट को लेकर के एरर आता है, UTF-8 यूनिकोड समथिंग ऐसे लिखा हुआ आता है, तो आपने सिंपल एक कैरसेट आर्ग्यूमेंट ऐड करना है और यहाँ पर UTF-8 लिख दीजिएगा, राइट। UTF-8 MB4 इस तरीके से, मीन्स जो आपका यूनिकोड वो कैरेक्टर सेट मांग रहा होगा वो लिख देना, ठीक है। अब हम एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। कि हमारा तो पहले भी एरर नहीं आ रहा था। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पर अपना जो है यूजर नेम या कुछ चेंज करा है होस्ट, तो अगर आपको चेक करना है तो सेलेक्ट करंट अंडरस्कोर यूजर लिख दीजिए MySQL में, सेलेक्ट करंट यूजर, राइट। सो इसने मुझे बता दिया यूजर हमारा रूट है और होस्ट हमारा क्या है, लोकल होस्ट है। इनकेस अगर आपका कुछ और होगा, आपने इंस्टॉलेशन टाइम पर चेंज करा होगा, बाय डिफॉल्ट वाला नहीं लिया होगा, तो आपको यहाँ पर वही नेम लिखना है, यूजर नेम और होस्ट जो आपने सेट कर रखा है, राइट। चलिए, सो ये तो था बिल्कुल बेसिक, इंस्टॉल कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारा जो मेन एक्चुअली में हमें काम करना है। अभी हमारा हो गया टू चेक वेदर द कनेक्शन टू डेटाबेस इज क्रिएटेड और नॉट। उसके लिए मेरे पास इज कनेक्टेड नेम से फंक्शन है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आता है कि कर्सर का इंस्टेंस क्रिएट करना है। कर्सर इंस्टेंस मीन्स डेटाबेस कर्सर एक स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। मीन्स देखो बेसिकली क्या होता है, पहले ये देखो रिजल्ट सेट क्या है कि जो भी मैंने क्वेरी लगाई उसके अकॉर्डिंग मुझे रिकॉर्ड रिट्रीव होकर के मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लास 12 के सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, मैंने क्वेरी लगाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वे मार्क्स ग्रेटर देन 90, कि जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स 90 से ज्यादा है वो रिकॉर्ड आ जाए। तो मेरे पास कुछ सिलेक्टेड रिकॉर्ड आ गए, उसको हम रिजल्ट सेट बोलते हैं, ठीक है। दैट इज द सेट ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्रीव्ड एज पर द क्वेरी, कि जो हमने क्वेरी लगाई उसके बेसिस पर जो मेरे पास रिकॉर्ड्स आए, दैट इज योर रिजल्ट सेट। अब लेट सपोज मेरे पास 5 रिकॉर्ड आए, अब उन 5 रिकॉर्ड को मैंने 1 बाय 1 रो बाय रो उनकी प्रोसेसिंग करने उनको चेक करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डेटाबेस कर्सर का यूज करना पड़ता है। अब कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट यू हैव टू कॉल द कर्सर फंक्शन, राइट। सो बेसिकली हमने क्या करना है, ये हमने लिखा लेट सपोज, ठीक है।
So with the help of connection object, we have to call the cursor function. यहाँ पर आपका CUR या कोई भी नेम से कर्सर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, राइट। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि जो भी आपने SQL की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है ना, वो आप एग्जीक्यूट फंक्शन में लिखोगे, ठीक है। वंस यू हैव क्रिएटेड अ कर्सर, यू कैन एग्जीक्यूट SQL क्वेरी यूजिंग एग्जीक्यूट फंक्शन, ठीक है। जो भी आपका मीन्स आपने सपोज लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस तरीके से कोई भी आपने SQL की क्वेरी लिखनी है, आपने बस उसको एग्जीक्यूट फंक्शन में लिखना है। और एग्जीक्यूट फंक्शन कैसे कॉल करना है? विद द हेल्प ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट। अभी जो हमने कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब एक बार जो हमने डेटाबेस को सिलेक्ट किया है, दैट इज यूज क्लास 12। इसमें देख लें कौन कौन सी टेबल्स हैं। तो यहाँ पर हमने कमांड लिख दी है शो टेबल्स, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पर एक एम्प्लॉय नेम से टेबल है, इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर क्या है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये टेबल है मेरे पास, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, पाइचार्म पे गई, आप आइडियली पर भी कर लो, सेम चीज है। विद द हेल्प ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर आपने लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अब इन केस अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, प्रोग्राम को रन करती हूँ, तो क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो गई बट मुझे आंसर नहीं मिला, ठीक है। उस आंसर को लाने के लिए हमारे पास फेच फंक्शंस होते हैं, राइट। एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट क्या है कि जो भी आपने SQL की क्वेरी लगाई, बेस्ड ऑन द कंडीशन मुझे कुछ रिकॉर्ड्स रिट्रीव होकर के मिले, उनको वन बाय वन प्रोसेसिंग करने के लिए मैंने कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया है। अब वो जो रिजल्ट सेट मेरे पास आया है, वहां से डेटा को रिट्रीव करने के लिए मेरे पास फेच फंक्शंस हैं। सो बेसिकली वी आर हैविंग 3 फेच फंक्शंस, फेच ऑल, फेच मैनी, फेच वन, राइट। तो सबसे पहले हम बेसिकली फेच ऑल फंक्शन का यूज करके देखेंगे। फेच ऑल फंक्शन क्या करेगा, मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे सारे के सारे मुझे रिट्रीव करके फेच करके दे देगा। इसका सिंटेक्स क्या है, सिंपल। कोई भी एक वेरिएबल लो, मैंने सपोज डेटा लिया, विद द हेल्प ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने फेच ऑल लिख दिया, ठीक है। इसको मैंने प्रिंट करा दिया डेटा वेरिएबल को। सो यहाँ पर आप देखो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, प्लस ये मेरा जो एम्प्लॉय नेम टेबल में डेटा था वो सारा का सारा दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान से देखो कि यहाँ पर आपके लिस्ट वाली ब्रैकेट है, यहाँ पर भी लिस्ट वाली ब्रैकेट क्लोज हो रही है, बट एक रिकॉर्ड मेरे पास एक ट्यूपल की फॉर्म में, ये फर्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, ये सेकंड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, ये थर्ड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, ये फोर्थ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, इस तरीके से। सो एक एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेरे पास एक एक टपल है, राइट। अब फेच ऑल फंक्शन ने मेरे पास अपनी टेबल में 7 रिकॉर्ड्स थे, सारे के सारे मुझे फेच करके दे दिए। अब अगर मैं ये चीज दोबारा से लिखूं कि एक बार और फेच ऑल लगा दिया, लेट सपोज कि सारे रिकॉर्ड दोबारा फेच कर दो। अब उसने एक बार सारे रिकॉर्ड फेच कर दिए, अब उसके पास और कोई रिकॉर्ड नहीं है रिट्रीव करने को, तो ये मुझे क्या दे देगा, एम्प्टी लिस्ट, राइट। इफ there are no more records to fetch in the database, तो fetch all function will return an empty list. प्लस अगर आपको चेक करना हो कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उसके लिए मेरे पास टाइप फंक्शन है। आप यहाँ पर प्रिंट टाइप ऑफ डेटा लिख दीजिए, तो दैट मीन्स ये आपको बता देगा कि आपका जो डेटा रिट्रीव हुआ है वो किस टाइप का है, लिस्ट टाइप का। या फिर आप कह सकते हो लिस्ट ऑफ ट्यूपल्स की फॉर्म में आंसर आएगा, बट डेटा टाइप आपका क्या है, लिस्ट, टपल नहीं है। टपल में सिर्फ एक टाइम पर एक रिकॉर्ड आ रहे हैं, राइट। नाउ सी द डेफिनेशन, रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स रिट्रीव एज पर क्वेरी इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ ट्यूपल की फॉर्म में देगा। इफ नो मोर रिकॉर्ड्स लेफ्ट टू फेच, इट रिटर्न्स एन एम्प्टी लिस्ट। अगर और कोई रिकॉर्ड मेरे पास फेच करने को नहीं है, तो ये मुझे एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करके देगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है फेच मैनी, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एन। फेच मैनी मीन्स जितने रिकॉर्ड्स आप इसको बोलोगे रिट्रीव करने को, ये उतने रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करेगा। दिस मेथड फेचेस एन रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट ऑफ ट्यूपल इफ नो आर्ग्यूमेंट इज स्पेसिफाइड। यहाँ पर आप कोई वैल्यू नहीं लिखते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये आपका एक टाइम पर एक ही रिकॉर्ड को रिट्रीव करेगा, राइट। तो ये आपका फेच मैनी जो फेच वन की तरह काम करेगा। तब
और इफ नो मोर रिकॉर्ड्स लेफ्ट टू फेच इट रिटर्न्स एन एम्प्टी लिस्ट। अगर और कोई रिकॉर्ड नहीं होगा फेच करने को तो ये भी मुझे क्या दे देगा, एम्प्टी लिस्ट देगा। सो यहाँ पर मैंने लिखा फेच मैनी और ब्रैकेट में भी कुछ नहीं लिखते, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने उस डेटा वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। नाउ यू कैन सी हियर, एक टाइम पर इसने मेरा एक ही रिकॉर्ड रिट्रीव किया। सपोज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3, राइट। सो दैट मीन्स फेच मैनी में 3 लिखा, तो ये एक टाइम पर आपके कितने 3 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड को इसने फेच करके दिखा दिया। अगेन अगर आप टाइप फंक्शन से इसकी डेटा टाइप चेक करोगे तो वो भी क्या आएगी, आपकी लिस्ट के फॉर्म में आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट मेरे पास आता है फेच वन फंक्शन। फेच वन क्या करेगा, एक टाइम पर एक ही रिकॉर्ड को रिट्रीव करेगा, राइट। इट विल रिटर्न वन रिकॉर्ड फ्रॉम द रिजल्ट सेट एज अ टपल। अब जब वो एक टाइम पर एक ही रिकॉर्ड को रिट्रीव कर रहा है और एक रिकॉर्ड मेरा किस किस की फॉर्म में आ रहा था, ट्यूपल की फॉर्म में आ रहा है। सो जब हम फेच वन लगा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो इसने मुझे एक टाइम पर एक ही रिकॉर्ड दिया और किसकी फॉर्म में दिया, ट्यूपल की फॉर्म में, ठीक है। अब फेच वन से एक रिकॉर्ड रिट्रीव हो गया। अब देखो ये मेरी टेबल है, लेट्स सपोज, ठीक है। फेच वन लगाया, एक टाइम पर एक रिकॉर्ड रिट्रीव हो गया। अब मेरा कर्सर सेकंड रिकॉर्ड के बिगिनिंग पर है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सपोज अब मैंने फेच मैनी फंक्शन लगाया और मैंने इसको बोला कि तू उसके आगे फर्दर 4 रिकॉर्ड्स और फेच करके दे दे। तो नाउ सी हियर, ये वाला फर्स्ट रिकॉर्ड तो आपका फेच वन से आया, उसके बाद मैंने फेच मैनी में क्या लिखा, 4, तो दैट मीन्स 1 2 3 4। उसके आगे जो आपके नेक्स्ट 4 रिकॉर्ड फेच होकर के आ गए। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा से लिख दूँ, अब मैं लिख दूँ फेच ऑल। अब मेरा रिकॉर्ड कहाँ है, उस रिकॉर्ड मीन्स जहाँ तक लास्ट रीड करा था उस रिकॉर्ड की बिगिनिंग पर, और उसके बाद उसने 2 रिकॉर्ड से दोनों के दोनों मुझे फेच करके दे दिए। मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, फेच ऑल फंक्शन यूज किया था, राइट। अब अगर मैं दोबारा से फेच वन कर रही हूँ, अब सारे रिकॉर्ड्स मेरे रिट्रीव हो गए और फिर मैंने उसको बोला कि तुम एक रिकॉर्ड और रिट्रीव कर दो, तो यहाँ पर ये आपको एरर दे रहा है कि नो रिजल्ट सेट अवेलेबल, वेयरएज इसको यहाँ पर नन रिटर्न करना चाहिए। चलो नाउ लेट्स सपोज फेच मैनी के थ्रू मैंने क्या करा, 4 रिकॉर्ड रीड किए, टोटल 5 हो गए, और यहाँ पर मैंने दोबारा से लिखा, 2 रिकॉर्ड्स और रिट्रीव कर लिए। अब आई थिंक 7 रिकॉर्ड्स हो गए टोटल, राइट। और मेरे पास जो MySQL की टेबल है उसमें भी 7 रिकॉर्ड्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा से, चलो यहाँ पर मैं एक रिकॉर्ड ही रिट्रीव करती हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा फेच वन, ठीक है। उसने मुझे क्या करा, 6 रिकॉर्ड हमारी टेबल में, ये 6 वाला 2 बार क्यों दे रहा है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, फेच वन, तो यहाँ पर आपका एक बार ये फर्स्ट रिकॉर्ड रिट्रीव हो गया, ठीक है। फिर मैंने बोला फेच मैनी 4, तो दैट मीन्स आगे के 4, 1 2 3 4, तो ये 5 तक आपका आ जाएगा, 2 3 4 और 5। उसके बाद मैंने उसको बोला फेच मैनी और एक रिकॉर्ड को रिट्रीव कर लिया। सो 5 के बाद एक रिकॉर्ड आपका क्या हो गया, 6, ये इसने रिट्रीव कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद लेट्स सपोज अगर मैं लिख देती हूँ फेच मैनी और यहाँ पर मैं एक और लिख देती हूँ, सो यहाँ पर इसने मुझे ये इसके आगे नहीं, पर अच्छा
फेच मैनी में अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट्स सपोज 2, चलिए अब देखो यहाँ तक इसने सारे रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर लिया, ठीक है। और जब मेरे पास कोई रिकॉर्ड रिट्रीव करने को नहीं है, मीन सारे के सारे रिकॉर्ड्स को मैंने फेच कर लिया, रीड कर लिया, तो फेच वन फंक्शन आपका क्या रिटर्न करेगा? नन, ठीक है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ तीनों फंक्शंस के लिए, ध्यान से सुनना। फेच ऑल फंक्शन एक टाइम पर सारे के सारे रिकॉर्ड को फेच करेगा। इसकी जो रिटर्न टाइप है दैट इज लिस्ट, और अगर कोई और रिकॉर्ड्स फेच करने को नहीं है तो ये एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करके देगा। सेकेंड हमने पढ़ा फेच मैनी फंक्शन, ब्रैकेट में जितने आर्ग्यूमेंट दोगे उतने ये रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करेगा, राइट। अगर नो मोर रिकॉर्ड्स फेच तो ये एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करके देगा, और इसकी भी अगेन डेटा टाइप क्या है? लिस्ट। लास्ट हमने पढ़ा फेच वन फंक्शन। फेच वन क्या करेगा? एक टाइम पर एक ही रिकॉर्ड को रीड करेगा, प्लस अगर नो मोर रिकॉर्ड्स टू फेच है तो एंड में क्या रिटर्न कर देगा? नन। एक हमारे पास होता है रो काउंट प्रॉपर्टी। रो काउंट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ कर्सर ऑब्जेक्ट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज रिट्रीव्ड सो फार, कि अब तक हमने कितनी रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर लिया है, राइट। सो वो मुझे कौन बताएगा? रो काउंट। एक सेकेंड इसको चार्जिंग पे लगा दे। रो काउंट मेरे पास प्रॉपर्टी है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर रो काउंट के आगे ब्रैकेट नहीं आएगी। अब हम इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट और लिख देती हूँ, टोटल रिकॉर्ड्स रिट्रीव्ड सो फार, और इसको जो मैंने क्या करना है, कर्सर ऑब्जेक्ट से क्या करना है, रो काउंट प्रॉपर्टी को कॉल करोगे, कर्सर डॉट रो काउंट। इसको मैं क्या कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट। अब इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने क्या करा, फेच वन। तो फेच वन में इन्होंने एक रिकॉर्ड को रिट्रीव करके दिया एम्प्लॉय नंबर 1 का, और टोटल रिकॉर्ड्स रो काउंट ने मुझे क्या रिटर्न करके दिया? 1। नेक्स्ट टाइम मैंने फेच मैनी में क्या लगाया? 4। सो इसने मुझे 4 रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करके दे दिया, और रो काउंट ने मुझे क्या दिया? 5 की टोटल रिट्रीव रिकॉर्ड सो फार। एक रिकॉर्ड पहले रिट्रीव हो गया, 4 अब हुए, टोटल कितने हो गए? 5। तो इसने आंसर क्या दे दिया? 5। नेक्स्ट हमने क्या किया, फेच मैनी लगाया 2 के लिए, 2 रिकॉर्ड रिट्रीव करके दे दिए। रो काउंट मुझे 5, पहले कितना था? 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7 हो गया। अब यहाँ पर आपने फेच वन एंड में लिखा, कोई रिकॉर्ड नहीं है रिट्रीव करने को, तो अगेन रो काउंट मुझे वही पिछला नंबर दे देगा, टोटल रिकॉर्ड्स रिट्रीव सो फार का 7, राइट। सो ये रो काउंट प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। अब देखो हम अपना क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स को फेच कर रहे थे हम यहाँ पर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने फेच ऑल फंक्शन लगाया है। अब देखते हैं कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। हो गया। अब ये लिस्ट ऑफ ट्यूपल की फॉर्म में आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अपना इस डेटा वेरिएबल पर फॉर लूप लगा सकती हूँ, राइट, सो दैट मुझे जो रिकॉर्ड्स हैं यानी कि जो मेरा रिजल्ट है प्रॉपर इस फॉर्मेट में दिख जाए, ठीक है। सो बेसिकली आपने जो भी MySQL की क्वेरी लिखनी हो वो आप यहाँ पर विद इन एग्जीक्यूट फंक्शन लिख सकते हो। तो सपोज मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल, जिसका जेंडर जो है वो मेल है वो रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करके दो। अब मैंने इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया तो जिसका जेंडर मेल है वो रिकॉर्ड्स मेरे पास रिट्रीव होकर के आ गए। ये बेसिकली एक रिजल्ट सेट है, ठीक है। अब अगर आपकी क्वेरी के अंदर मीन्स कोई स्ट्रिंग आ रही है तो आप अगर यहाँ पर एग्जीक्यूट फंक्शन में जो स्ट्रिंग लिख रहे हो वो डबल कोट्स में तो इसको सिंगल में लिख लो, अगर वो सिंगल में तो इसको डबल में लिख लो, राइट। फेच ऑल हो गया।
फेच मैंने आपको बताया, फेच वन भी बताया, ठीक है। अब अगर मुझे अपना कोई भी क्वेरी लिखनी है तो मेरे पास दो मेथड्स रहते हैं। पैरामीटराइज्ड क्वेरी, पैरामीटराइज्ड क्वेरी मीन्स कि अगर या तो मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ बेसिकली तब, या फिर अगर आपको पैरामीटर्स देने हैं तो इसके मेरे पास दो मेथड्स होते हैं, ओल्ड स्टाइल मेथड या फिर न्यू स्टाइल मेथड। ओल्ड स्टाइल मेथड का सिंटेक्स क्या है, एफ मॉड्यूलस वी, दिस वन, ठीक है। एफ आपकी टेम्पलेट स्ट्रिंग है, दैट मीन्स जो आपकी MySQL की स्ट्रिंग है। वी स्पेसिफाई कर रहा है कि मस्ट बी फॉर्मेटेड यूजिंग द टेम्पलेट, ये जो फुलफिल करेगा उसके रिकॉर्ड को। अब कई बार कुछ बुक्स में ओल्ड एडिशंस में लिखा हुआ था कि जो आपका ये वी है दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ टपल, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप उसको टपल के फॉर्म में नहीं भी लिखोगे तो भी ये सही से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पर क्वेरी लगाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन %s, कि जिसके जो मार्क्स है %s, दैट मीन्स यहाँ पर मैंने लिखा ये वी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ट्यूपल के फॉर्म में लिखा है बट जरूरी नहीं है, तो ये %s किससे रिप्लेस हो जाएगा, 70 से। सो जिसके मार्क्स 70 से ज्यादा होंगे वो आ जाएंगे। देखो ओल्ड स्टाइल हम एक बार करके देखते हैं। वेयर जेंडर इक्वल्स टू, मैंने लिखा %s, ठीक है। अब f मॉड्यूलस यानी कि % और v, और यहाँ पर मैंने जेंडर दे दिया लेट सपोज m, कि जिसका जेंडर m है वो रिकॉर्ड्स आ जाए। अगर मैं यहाँ पर f कर दूं तो जिसका जेंडर f है वो रिकॉर्ड्स आ जाए, राइट। 3 रिकॉर्ड आ गए। अब ये चीज अगर मैं चाहूँ तो यूजर से भी ले सकती हूँ, इसको हटाना चाहो तो हटा दो फिलहाल। अब सो यूजर से मैंने क्या लिखा, एंटर जेंडर, इनपुट एंटर जेंडर, कि उसको किस जेंडर के रिकॉर्ड्स को देखना है, राइट। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जी। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, इसने मेरे से जेंडर पूछा, मैंने लिखा एम, सो मेरे पास ये मेल जेंडर के सारे आ गए। मैंने इसको रीरन करा, अब मैंने जेंडर लिख दिया एफ, तो ये सारे के सारे मेरे पास एफ जेंडर वाले रिकॉर्ड्स आ गए, राइट। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना पैरामीटराइज्ड क्वेरी को यूज किया, दैट इज ओल्ड मेथड। अब अगर आप और कोई कंडीशन लगाना चाहो, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ये आपकी एसक्यूएल की स्ट्रिंग है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर, ये %s है। सो ये एफ मॉड्यूलस वी, ये आपका एफ हो गया, ये मॉड्यूलस हो गया, ये वी हो गया, ठीक है। जो आप इस वी में लिखोगे वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होंगे वैल्यूज, ठीक है। सपोज मैंने एक एम नेम से और लिख लिया, इनपुट एंटर मार्क्स, जो आपके ग्रेटर वाले, जिससे ग्रेटर मुझे चाहिए, मार्क्स तो नहीं, सैलरी लिख देते हैं। सपोज मैंने एंटर किया 15,000, तो 15,000 से ज्यादा जिसकी सैलरी होगी वो आ जाएगी। कोमा करके मैंने क्या लिख दिया, एस वेयर जेंडर इक्वल्स टू दिस एंड सैलरी इक्वल्स टू %s, बस इतना सा लिखना है। अगर आप चाहो तो इसको प्रिंट, वो भी मैं बताती हूँ कैसे करोगे। अभी सिर्फ देखो क्या है, जेंडर के टाइम मैंने %s को विद इन कोट्स लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू स्ट्रिंग में होगी। सैलरी की वैल्यू इंटीजर है तो यहाँ पर %s को विद इन कोट्स लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। सपोज मैंने जेंडर लिखा f और सैलरी ग्रेटर देन लिखा 16,000, सो जिसकी एम्प्लॉय की सैलरी 16,000 से ग्रेटर है वो आनी चाहिए थी, बट इसको सैलरी इक्वल्स टू है ना, मैं यहाँ ग्रेटर देन कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एम्प्लॉइज हैं जिसकी सैलरी जो है 16,000 से ग्रेटर, ऐसे फीमेल वाले आपके 2 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। इसी के जैसा नेक्स्ट मेथड मेरे पास आता है ओल्ड स्ट्रिंग मेथड। ये तो था आपका ओल्ड स्टाइल। एक नेक्स्ट आता है न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल में क्या है कि जहाँ आपने %s लिखा था ना, वहां पर तो कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो, ठीक है, और %v की जगह डॉट फॉर्मेट फंक्शन लगा दीजिए। मीन्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स एंड सैलरी ग्रेटर देन कर्ली ब्रैकेट्स और डॉट फॉर्मेट और जेंडर और सैलरी।
अब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, अब हमने जेंडर डाल दिया मेल और सैलरी लिख दी 20,000 से जिसकी ग्रेटर है, तो 2 एम्प्लॉयज ऐसे, राइट। वैसे एग्जाम में कभी स्पेसिफाई करके आया तो नहीं है कि आपने जो है मींस ओल्ड मेथड के ओल्ड स्टाइल के थ्रू पैरामीटराइज्ड क्वेरी करना है या न्यू स्टाइल के थ्रू। आप इसमें कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है, आपको जोन सा इजी लगे। अब इनकेस अगर आपको यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने इसको क्या किया, एज इट इज मैंने कट कर दिया, एक क्वेरी नेम से वेरिएबल लिया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो आप क्या करोगे, यहाँ पर अपने इस क्वेरी को प्रिंट कराकर भी देख सकते हो, राइट। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। सपोज जेंडर मैंने लिखा एम और सैलरी लिखी 16,000। मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट इन एग्जीक्यूट फंक्शन। ओके, मैंने प्रिंट क्वेरी और एग्जीक्यूट क्वेरी। जेंडर एम, सैलरी 16 से ग्रेटर, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा है ना, मैंने उसको प्रिंट भी कराया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल्स टू एम एंड सैलरी ग्रेटर देन 16,000। तो एक तरीके से ये वाली वैल्यूज यहाँ पर आकर के सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरे पास आता है कमिट फंक्शन। कमिट फंक्शन क्या है कि अगर मुझे अपने MySQL के थ्रू जो मैं चेंजेस कर रही हूँ ना, अपने पाइथन के थ्रू MySQL में जो चेंजेस कर रही हूँ, अगर मुझे उसको सेव करना है तो मैं कमिट फंक्शन का यूज करूंगी। लाइक अगर मैं इंसर्ट अपडेट डिलीट ये कमांड यूज कर रही हूँ जिसका इफेक्ट जो है मेरे डेटाबेस पर पड़ेगा, तो उसके लिए मैं कमिट फंक्शन का यूज करूंगी। अगर आप कमिट नहीं करोगे तो आपका जो भी आपने चेंजेस किया वो सेव नहीं होंगे, राइट। सपोज मैंने यहाँ पर लिखना है, अपडेट कमांड लगाते हैं, ठीक है। ये आपके MySQL की टेबल है, राइट। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर 6 का नेम है ना संकेत, इसको हम चेंज कर देते हैं। संकेत की बजाय हम यहाँ पर लिख देते हैं सक्षम। सक्षम हो गया। हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, संस्कार लिख दिया, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर 6, यहाँ पर क्वेरी लगाओ, जो नॉर्मल क्वेरी आप लोग MySQL में लिखते हो। अपडेट टेबल नेम सेट नेम है, आई थिंक है ई नेम सेट ई नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर सपोज मैंने लिखा सार्थक, इसको विद इन कोट्स लिख दो, सिंगल कोट्स। अपडेट टेबल नेम सेट ई नेम इक्वल्स टू सार्थक वेयर ई नंबर इक्वल्स टू 6, कि जहां पर आपका एम्प्लॉय नंबर 6 है वहां पर नेम क्या कर दो, सार्थक कर दो, ठीक है। बस अब देखो, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, इस जेंडर वेंडर को तो हटा दो फिलहाल, ये नहीं चाहिए। अब देखो ये अपडेट, ये तो क्वेरी प्रिंट हो रहा है। अब हम अपना MySQL चेक करें कि क्या वो अपडेट हुआ, क्या रोल नंबर 6 के नेम अपडेट हुआ, नो। सो दैट मीन्स अगर मुझे कोई भी चेंजेस करने हैं डेटाबेस में, अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पर फेच फंक्शन की भी जरूरत नहीं है, मुझे कमिट फंक्शन को कॉल करना है। और कमिट फंक्शन कैसे कॉल होता है, विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट। आपने क्या करा, कमिट फंक्शन को कॉल किया, इसको एग्जीक्यूट करो। अब अपना MySQL का डेटाबेस चेक करो, तो यहाँ पर देखो पहले रोल नंबर 6 का नेम क्या था, संकेत, अब वो चेंज होकर के क्या हो गया, सार्थक, राइट। बेसिकली अगर आप यहाँ पर क्वेरी में कोई भी ऐसी कमांड लिख रहे हो जिसका जो इफेक्ट है मेरे डेटाबेस की वैल्यूज पर पड़ रहा है, सो यहाँ पर आप उसको क्या करोगे, कमिट फंक्शन यूज करोगे। क्रिएट के टाइम, अपडेट के टाइम, इंसर्ट के टाइम, डिलीट के टाइम, यहाँ पर आपने क्या करना है, कमिट फंक्शन को यूज करना है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर क्वेरीज लगाते हैं थोड़ी सी। अगर मुझे इंसर्ट करने हैं रिकॉर्ड्स को, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, डिकोड, जेंडर, ये चीजें, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, अपडेट कमांड तो नहीं चाहिए, एक तो ई नंबर मुझे इंसर्ट कराना है, ई नेम स्मॉल में लिख देती हूँ मैं, नंबर, नेम, सैलरी, डिकोड, जेंडर, सैलरी, डिकोड और जेंडर, राइट। सो EMP नंबर की डेटा टाइप जो है दैट इज इंटीजर, इनपुट फंक्शन
और यहाँ पर मैंने लिख दिया EMP नंबर। यहाँ पर आपका हो गया एम्प्लॉय नेम, फिर मेरे पास हो गया सैलरी, फिर हो गया मेरे पास डिपार्टमेंट कोड, ये आपका आई थिंक इंटीजर में है, और लास्ट मेरे पास आता है जेंडर। राइट, अब देखो ये तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे इंसर्ट कमांड लगानी पड़ेगी। इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय वैल्यूज। अब ये सारी वैल्यूज इंसर्ट करनी है, ठीक है। ये कौन सी है, जो मैंने यूजर से एंटर कराई होंगी, राइट। सो जो यूजर से एंटर कराई है, सपोज मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया, %s, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, ओल्ड या फिर न्यू। %s हो गया। ये नेम का %s मैंने विद इन कोट्स लिख दिया। नेक्स्ट है मेरे पास सैलरी के लिए %s, डी कोड के लिए %s, फिर है जेंडर, जेंडर के लिए %s को विद इन कोट्स लिखोगे। बेसिकली जिसकी भी डेटा टाइप आपके स्ट्रिंग, डेट, ऐसा कुछ होगा, उसका आप विद इन कोट्स लिखोगे। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर वैल्यूज हो गई, ये सारी वैल्यूज हो गई। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया, और यहाँ पर %, नंबर, कोमा नेम, कोमा सैलरी, कोमा डी कोड और कोमा जेंडर, ठीक है। कॉमेट फंक्शन भी मैंने लगा रखा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। डन, इसको एग्जीक्यूट करो। EMP नंबर, लेट सपोज मैंने एंटर किया 8, एम्प्लॉय नेम मैंने एंटर किया, लेट सपोज स्वाति, सैलरी हमने एंटर कर दी 55,000, और डी कोड में मैंने लिख दिया 101, जेंडर में मैंने लिख दिया F, ठीक है। अब ये क्वेरी आ रही है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, आपका इंसर्ट हुआ, यस, रिकॉर्ड 8 मेरा इंसर्ट यहाँ पर हो गया। अब अगर मुझे काफी सारे रिकॉर्ड्स एक साथ एंटर कराने, सो दैट मीन्स व्हाइल लूप का यूज कर लें, ठीक है, जैसे आपने फाइल हैंडलिंग में किया था। जो चीज रिपीट करनी है, व्हाइल ट्रू, राइट, ये सब कुछ मुझे रिपीट करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। डन, प्रिंट क्वेरी कराने की जरूरत नहीं, एग्जीक्यूट करोगे और कमेंट करोगे। डन हो गया। अब मुझे क्या करना है, अगर यूजर ने और रिकॉर्ड्स एंटर करना तो कमेंट फंक्शन के बाद लिखना इनपुट, और डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, यस या फिर नो, ठीक है। सो अगर यूजर क्या प्रेस कर देता है, कैपिटल N या फिर स्मॉल n, दैट मीन्स नो, तो ब्रेक करते ही लूप से बाहर, और लूप से बाहर आके मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया, दैट इज डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, EMP नंबर मैंने लिखा 9, एम्प्लॉय नेम हमने लिख दिया आशा, सैलरी हमने लिख दी 12,000, और डी कोड में मैंने लिख दिया 102, जेंडर में मैंने लिख दिया F, मोर रिकॉर्ड्स यस, एम्प्लॉय नंबर 10, और एम्प्लॉय का नेम मैंने लिख दिया अर्नव, सैलरी हमने लिख दी 45,000, डी कोड में मैंने वैल्यू लिख दी 102, जेंडर इसका हो गया मेल, ठीक है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मोर रिकॉर्ड्स नो, 2 रिकॉर्ड्स बेसिकली मैंने एंटर कराए, 8 तक तो पहले ही था। अब यहाँ पर देखो 9 और 10 रिकॉर्ड्स भी आपके MySQL में इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है। सो बेसिकली करना क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ जो भी आपकी SQL की क्वेरीज हो उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट फंक्शन में लिख दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल कोई भी एक वेरिएबल लेकर के क्वेरी लिखो, और जब वो सही से एग्जीक्यूट हो जाए फिर वहां पर अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पर अगर आप चाहो तो न्यू स्टाइल के थ्रू ये कर्ली ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हो।
डन। इसी तरीके से अगर कुछ डिलीट करना हो, सपोज मैं यूजर से एम्प्लॉय नंबर एंटर करा रही हूँ और उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, ठीक है, ये तो हो गया। कि अगर मैं क्या कर रही हूँ, यूजर से एक एम्प्लॉय नंबर ले रही हूँ, जो भी एम्प्लॉय नंबर यूजर एंटर करेगा उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, ठीक है। एंटर एम्प्लॉय नंबर, तो यहाँ पर मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर ई नंबर, जो आपका कॉलम का नेम MySQL में, वेयर ई नंबर इक्वल्स टू, या तो सिंपल नंबर लिख दो इस तरीके से, इसको एक बार एग्जीक्यूट करें, या फिर आप कैसे लिख सकते हो, %s मैंने लिखा और यहाँ पर % और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, नंबर। क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, कमेंट किया, डाटा इंसर्टेड की जगह मैंने लिख दिया डिलीटेड। अब इसको एग्जीक्यूट करो, एम्प्लॉय नंबर मैंने लिखा 5, डेटा डिलीटेड। अब चेक करें MySQL में, सो यहाँ पर देखो 4 के बाद कौन सा रिकॉर्ड आ रहा है, 6। सो दैट मीन्स जो आपका एम्प्लॉय नंबर 5 का रिकॉर्ड था दैट इज डिलीटेड नाउ। डिलीटेड की स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? नो। तो बेसिकली इसमें है क्या कि आपको अब जो भी क्वेरीज लगानी हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, जो भी आपने करानी हो वो सारी की सारी आप सिंपल एग्जीक्यूट फंक्शन में लिख करके उसको परफॉर्म करा सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये वन शॉट में सारा का सारा समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट स्टिल इफ having any doubt you can write it in the comment section, and if you like my video do press the like button and share your views in the comment section as well। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आगे जो नेक्स्ट वीडियोस है वो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।